अभी हमारा सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहला सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम। ठीक है, अब ये जो सोम है हमें ये समझना है कि हम इसी से प्रेफरेंस क्यों कर रहे हैं। ठीक, इसका रीजन है भैया, हमारे जो स्ट्रक्चर्स के मेन सब्जेक्ट हैं वो होता है सबसे पहले सोम, फिर होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिर होता है आरसीसी और फिर होता है स्टील। ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों के चारों मिलाकर क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। अब समझने वाली बात यहां पे ये है कि हम सोम को सबसे पहले क्यों पढ़ते हैं। इसका रीजन है, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं ना, वो बेसिक्स यहां स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी आएंगे, थोड़े से आरसीसी में आएंगे सबसे ज्यादा और स्टील में आएंगे। ठीक है, सोम में क्या है, स्ट्रेंथ हम चेक करते हैं मेटल की, मेटल कहाँ फेल हो रहा है, कैसे फेल होता है, उसका बिहेवियर क्या है, किस तरह के लोड पे, वो सारी चीजें हम सोम में समझ लेते हैं। ठीक है, फिर आगे उन जो भी हमारे बेसिक्स हैं उनका एप्लीकेशन कैसे होना है, ठीक है, या फिर उनसे डिजाइनिंग्स कैसे होनी है, वो हम देखते हैं हमारे आरसीसी और स्टील में। तो एक चीज मैं लिख देता हूं यहाँ पे, तो ये जो आरसीसी और स्टील, ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये एक्चुअली में डिजाइनिंग का पार्ट है। इसमें हम डिजाइन करते हैं आरसीसी और स्टील में। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है ये क्या है, इसमें हम हमारी कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी, ये 2 चीजें चेक करते हैं। कंपैटिबिलिटी और स्टेबिलिटी, ये 2 चीजें चेक करते हैं मटेरियल की या फिर स्ट्रक्चर की। ठीक है, और यहां पे हम हमारे क्या कर लेते हैं, एक तरह से स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं, फेलियर चेक कर लेते हैं, स्ट्रेंथ या फिर फेलियर, ये 2 चीजें चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये तो बेसिक आइडिया हो गया। ठीक है, ये चारों के चारों जो सब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। प्रेफरेंस इसीलिए हमें ये रखनी है, पहले सोम, फिर एसए, फिर आरसीसी, फिर स्टील। ठीक है, अब समझो इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे कि उन चीजों की मैं क्या बात कर रहा हूं जो हमारे अदर सब्जेक्ट्स हैं, वो देख लो एक बार, वो थोड़ा समझने की कोशिश करो। जैसे सपोज करो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया। ठीक, ऐसे ही हमारा क्या हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया। अब ये भी क्या है, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं ना, ये भी आपस में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से जो हमारे सिविल में है ना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक, और एक अच्छी चीज ये है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ के यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ के यहाँ मिल जाते हैं, तो ये चीज भी है क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो इसलिए हमें जो है सिविल पूरा पूरा याद करने में इजी रहता है। ठीक, अब देखो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब हम हमारा सोम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपने बेसिक्स देखेंगे। सोम में हम शुरू कहां से करने वाले हैं, सबसे पहली चीज देखो, अब अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सोम भी एक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है ना। स्ट्रक्चर में 4 सब्जेक्ट्स है, उसमें एक सब्जेक्ट क्या है, सोम है। अब जरा समझने की कोशिश करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं सोम का, या फिर पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का ही। एग्जांपल क्या है, मान लो मेरे पास में ना एक क्या है, कार है। ठीक है, इस कार को मैं किससे रिजेंबल करवा रहा हूं, स्ट्रक्चर से रिजेंबल करवा रहा हूं, एक तरह से कंपेयर कर रहा हूं, ये समझ लो। स्ट्रक्चर क्या है हमारे, जैसे कि बिल्डिंग्स हो गई, जो भी हमें बनानी होती है ना, ब्रिजेस, कुछ भी जो भी स्ट्रक्चर होगा ना, उन स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक, अब मैंने कंपेयर किससे किया, कार से कंपेयर किया। अब यहाँ पे एक चीज समझो, पहले मैं कार की बात कर लेता हूं। कार क्या है एक्चुअली में, मान लो कोई आदमी है, उसे कार खरीदनी है। ठीक है, तो वो क्या देखेगा सबसे पहले कार में, वो ये चीजें देखेगा कि उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बजट क्या है। ठीक है, इस तरह कुछ कुछ चीजें देखेगा, जैसे कि फैमिली की रिक्वायरमेंट इन द सेंस, सपोज करो किसी की फैमिली में 5 मेंबर है। ठीक है, अब 5 मेंबर है और वो कार लेता है कोई 7 सीटर, तो वहां पे उस केस में क्या होगा, उसको तो इतनी नीड है नहीं ना, बड़ी कार की नीड नहीं है, लेकिन फिर भी वो तो एक अच्छा ऑप्शन है ना कि वो जा सकता है उस साइड भी, है ना, 7 सीटर ले सकता है, यानी कि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, 5 सीटर वाली, 5 पैसेंजर वाली, वो तो हो रही है एटलीस्ट फुलफिल, फिर वो 7 की तरफ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 तो हो फुलफिल। अब मान लो कि किसी के फैमिली में 7 मेंबर है, ठीक है, और कार उसको अवेलेबल है 5 सीट्स वाली, तो क्या वो वाली कार उसके लिए मतलब जो फेवरेबल है, क्या वो कार उसको मतलब जो यूजफुल रहेगी, नहीं, वो नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास में क्या है ना, उतनी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे एक तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट जो है ना हमारी हर स्ट्रक्चर की ना पूरी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कार की। अब चलो मैं 2 चीजें देख लेता हूं, इसमें भी कार को ना मैं 2 तरह से डिवाइड करता हूं, ऐसे स्ट्रक्चर हमारा डिवाइड हो जाएगा। एक हमारी क्या होंगे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ये मैं समझा रहा हूं एक्चुअली में कि हमारा स्ट्रक्चर्स है क्या, कैसे काम करता है, वो समझा रहा हूं अभी। बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया भैया, पैसेंजर कैपेसिटी एक्सेट्रा,
दूसरा बजट की बात कर लेते हैं, हर किसी का अपना बजट होता है, बजट बहुत मेन है, बजट की बात कर लेते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर में भी तो बजट होता है कि भैया स्ट्रक्चर बनना है तो इतने बजट में बनना है ना, वही चीजें हैं सेम यहाँ पे भी। चलो पहले तो हो गया बेसिक रिक्वायरमेंट्स, अब दूसरा इसमें देख लेते हैं कि दूसरा क्या है। दूसरा यहाँ पे होता है एक तरह से मैं कंपोनेंट्स की बात कर लेता हूं। कंपोनेंट्स कैसे, क्या कंपोनेंट्स होंगे, जैसे कि हर एक कार है, आप कोई भी ले लो, इतनी सारी कंपनीज की कार है ना, तो ऐसे ही एक तरह से क्या है, कई सारे स्ट्रक्चर है भाई, कितनी तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, तो हर जगह पे कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हर एक तरह की कार के सब में वो कंपोनेंट्स कॉमन मिलेंगे, ऐसे ही हर बिल्डिंग में वो कंपोनेंट्स कॉमन मिलेंगे। जैसे समझ लो कार में क्या होंगे, डोर्स होंगे, है ना, स्टीयरिंग होगा, व्हील्स होंगे, ये सब चीजों की मैं बात कर रहा हूं। तो समझ पा रहे हो कंपोनेंट्स क्या है, उसके पार्ट्स हैं, हर एक कार में क्या सेम है, ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर में होता है। तो स्ट्रक्चर में भी दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, जैसे कि भैया बजट में फुलफिल होना चाहिए, कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए स्ट्रक्चर की। मान लो कि कहीं एक फ्लाईओवर बनना है, सपोज करो कोई जो है ना एक रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, अब उस रिवर के ऊपर क्या बनना है, एक ब्रिज बनना है। अब अगर मान लिया उस ब्रिज से सिर्फ टू व्हीलर जाते हों या फिर लोग जाते हों जो ऑन फुट बाय वॉक करते हों, ठीक है, तो उस केस में क्या है, यहां पे हम स्टील वाला ब्रिज तो बनाएंगे नहीं क्योंकि एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, है ना, और उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ जो बहुत ही कम लोड है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे केस में हम कैसा फ्लाईओवर बना सकते हैं, यहाँ पे कैसा ब्रिज बना सकते हैं, कोई लकड़ी का वुडन ब्रिज बना लो, है ना, सिंपल ब्रिज बना लो। अब क्या है, ऐसे ही अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे रिक्वायरमेंट ज्यादा इन द सेंस सपोज करो वहां पे जो है ट्रक्स जाते हैं, हैवी व्हीकल जाते हैं, तो उस केस में क्या है, फिर हमें उस हिसाब से क्या बनाना पड़ेगा, हमारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे मैंने पैसेंजर कैपेसिटी की बात की थी, 5 पैसेंजर 7 पैसेंजर, ऐसे यहाँ पे स्ट्रक्चर की हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम लोड के अकॉर्डिंग, ज्यादा लोड के अकॉर्डिंग। ये बात क्लियर है, ठीक है। ऐसे बजट भी होता है, ठीक है, बजट मैनेज करना होता है उसके अकॉर्डिंग। चलो अब कंपोनेंट्स की बात देख लो, कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लो मैं सपोज करो बिल्डिंग की ही बात कर लेता हूँ, ये जो मेरे पास में बिल्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर मैं बिल्डिंग की ही बात करूं तो इसमें कितनी सारी चीजें होती हैं, इसमें होती है बीम्स, ठीक है, कॉलम्स होते हैं, ठीक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें होती हैं। तो बिल्डिंग में भी क्या है, हर एक बिल्डिंग में जब आपको ये चीजें तो कॉमन मिलेंगी, तो ऐसे ही क्या होगा, ये कंपोनेंट्स हो गए। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब हम क्या है ना, हम हमारा यही चीजें करते हैं भैया, हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और कंपोनेंट्स ये सब चीजें हर एक जगह आपको कॉमन मिलेंगी। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, एक तरह से इन दो ही चीजों पे होता है डिपेंडेंट। कंपोनेंट्स यानी कि थोड़ा और समझाता हूं आपको, मान लो कंपोनेंट्स के बारे में समझाता हूं। ये वाला पार्ट एक्चुअली में डिजाइनिंग में आता है, ये जो कंपोनेंट्स है ना, ये थोड़ा थोड़ा डिजाइनिंग में आता है। अब देखो वो कैसे, वो समझा देता हूं। डिजाइनिंग में हमारे कौन से सब्जेक्ट से, 2 सब्जेक्ट थे, कौन कौन सा, एक था आरसीसी और एक था स्टील। अब समझो जरा, यहां क्या एक बात और बताता हूं, ये जो कंपोनेंट्स है हर एक कार के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मेरे पास में एक छोटी कार है, तो उसके व्हील्स का साइज क्या होगा, छोटा होगा, बट व्हील्स तो होंगे ना, कंपोनेंट सब में सेम मिलेंगे, बस थोड़ा सा क्या हो सकता है, साइज का डिफरेंस हो सकता है। इन द सेम वे स्ट्रक्चर जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे कंपोनेंट सेम मिलेंगे, बीम है तो बीम मिलेगी, कॉलम है तो कॉलम मिलेगा, है ना। इन द सेम वे यहाँ पे क्या हो सकता है, हमारे जो भी कंपोनेंट्स का साइज है वो कम या ज्यादा हो सकता है, समझ रहे हो। तो हमारी जो डिजाइनिंग होती है ना इन कंपोनेंट्स की, ये किसमें होती है, आरसीसी स्टील इन सब्जेक्ट्स में होती है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स का चेक थोड़ा थोड़ा हम आइडिया ले लेते हैं हमारे किन सब्जेक्ट्स में, हमारे 2 सब्जेक्ट्स में ले लेते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, सोम और स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये बात को समझ लो, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स का हम अपना आइडिया इन 2 सब्जेक्ट्स में ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब मैं हमारा सोम सब्जेक्ट जो है ना, सबसे पहला स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसको शुरू करता हूं। अब देखो इसमें कुछ मेरे बेसिक अजम्पशंस हैं जो मैं पूरे सोम में मान के चलूंगा, और सिर्फ सोम में ही नहीं, मैं आरसीसी में मानूंगा, स्टील में मानूंगा, ठीक है। तो वो बेसिक अजम्पशंस देख लो सबसे पहले, वो बेसिक अजम्पशंस हैं क्या और क्यों हैं वो भी मैं बताऊंगा। उनके भी रीजंस हैं, हमें ये अजम्पशंस ऐसे ही नहीं मानते, ठीक है। अब समझो बेसिक कंपोनेंट्स, सॉरी बेसिक अजम्पशंस। बेसिक अजम्पशंस क्या है, अजम्पशंस वो हैं जो हम मान लेते हैं कि हमारा मेटेरियल जो भी है या फिर स्ट्रक्चर जो भी है इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, ये चीजें हम मान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला अजम्पशंस क्या है, अजम्पशन क्या है वो देखो। सबसे पहला, एवरी मटेरियल कंपोनेंट should be able to resist the load, should be able to resist the load to which it is subjected, to which
इट इज सब्जेक्टेड। अब ये पहला पॉइंट समझ लो, ये कहना क्या चाह रहा है यहां पे, कोई भी मेटेरियल कंपोनेंट है। अब मेटेरियल कंपोनेंट क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया था, जैसे कि हमारा बीम था, है ना, कॉलम था, ये दो चीजें थी, और भी हो सकते हैं। तो मैं कॉमनली यही एग्जांपल लूंगा, क्योंकि अभी क्या है ना, बच्चे को अच्छे से पता होता है कि बीम और कॉलम हर किसी को पता है। किसी को आइडिया ना भी हो ना, तो बीम और कॉलम के शब्द से, वर्ड से वो क्या है, फेमिलियर है। इसलिए मैं हर जगह पे ना ये वाले यूज कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब देखो, हर एक मेटेरियल जो भी है ना, मेटेरियल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसके ऊपर जो भी लोड लग रहा होगा, ठीक है, शुड बी एबल टू रेजिस्ट द लोड टू विच इट इज सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड का मतलब जो भी उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, लोड लग रहा होगा, ठीक है, उसको वो क्या करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए। शुड बी एबल टू रेजिस्ट द लोड टू विच इट इज सब्जेक्टेड, शुड बी, ठीक है, समझ पा रहे हो, उसके ऊपर जो भी लोड लग रहा है उसको क्या करना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए। एक बात और, रेजिस्ट तो करेगा, तो यहां पे कैसे रेजिस्ट करेगा, विदाउट एनी फेलियर। ये बात है इंपॉर्टेंट। मान लो, और अच्छे समझाता हूं, मेरे पास में क्या मार्कर है, ठीक है, अब इस मार्कर पे मैंने क्या किया, लोड लगाया हुआ है कोई भी ऊपर से, ये एक लोड लगा है। अब इस मार्कर पे जैसे ही लोड लगेगा, ठीक है, ये जैसे ही लोड लगा, तो ये मार्कर जो है ना, इस लोड को रेजिस्ट कर लेना चाहिए, यानी कि इसके ऊपर जितना भी लोड लग रहा है ना, वो रेजिस्ट हो जाना चाहिए, और ये टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये मेटेरियल हमारे काम का है। अब इसमें एक चीज को समझो, अगर फिर भी नहीं समझ में आता, बहुत आसान शब्दों में बताता हूं। कोई भी मेटेरियल है ना, कोई भी मेटेरियल हो, वो मेटेरियल और हम इंसान, ठीक है, एक तरह से क्या है ना, हम कंपेयर कर सकते हैं, हम दोनों एक जैसे होते हैं। अब वो कैसे, समझो, कोई भी, जब भी जैसे ठंड हो रही है, ठीक है, ठंड होती है, तो फिर क्या है कि हमारी खुद की एक इम्यूनिटी होती है। तो जब टेम्परेचर कम होता है, ठंड बढ़ती है, तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो हमें क्या करती है, वो हमें बीमारियों से, डिजीज से बचा के रखती है ना। तो इन द सेम वे हर एक मेटेरियल की ना खुद की एक स्ट्रेंथ होती है, जो कि उस लोड को रेजिस्ट कर जाती है, जो उस लोड को, अप्लाइड लोड को रेजिस्ट कर देती है, और वहां पे मेटेरियल क्या नहीं होता, फेल नहीं होता, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन है, अगर मेटेरियल फेल हो गया तो फिर वो किसी काम का है नहीं। ये चीज क्लियर है। अब तो ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये हम कहां पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं हम सोम में, ये चीज हम पढ़ेंगे सोम में अच्छे से। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा अजम्पशन है वो देख लो। सेकंड पॉइंट जो होगा हमारा अजम्पशन का, एवरी कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, मेटेरियल कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूं या फिर स्ट्रक्चर कंपोनेंट, एक ही बात है। एवरी कंपोनेंट should be compatible, ठीक है, should be compatible and follow equilibrium conditions, ठीक है। अब देखो, every component should be compatible and follow equilibrium conditions, दूसरी चीज में आगे, एंड इट शुड बी स्टेबल ऑल्सो, एंड इट शुड बी स्टेबल। अब देखो ये क्या है, ये समझाता हूं। कोई भी मेटेरियल है ना, वो कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरा, उसके अंदर क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। अब एक चीज देखो, इक्विलिब्रियम कंडीशन और स्टेबिलिटी, ये वाली जो स्टेबिलिटी ना, स्टेबल, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। वो समझा देता हूं कैसे। मान लो कि सबसे पहली बात तो तुम्हें मैं ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में बताता हूं। इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस है हमारी, वो तीन तरह की होती हैं। एक होता है एफ एक्स, समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0, दूसरा होता है समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0, और थर्ड होता है समेशन एम जेड इक्वल्स टू 0। ये तीन चीजें तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी। अगर मान लिया इसके बारे में आप अच्छे से नहीं जानते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये ध्यान तो आ रहा होगा ना, कुछ इस तरह का हमने पढ़ा है ना। अच्छे से आगे हम डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी इतना समझ लो। ये तीन होती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक। जिस भी मेटेरियल में ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉलो हो रही होंगी, वो मेटेरियल अपने आप स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जहां पे ये चीजें फॉलो नहीं हो रही होंगी, वो मेटेरियल अपने आप अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक, ये बात। अब देखो, एवरी कंपोनेंट शुड बी कंपैटिबल। कंपैटिबल मतलब ये वर्ड जो है यहां पे कंपैटिबल, इसका मतलब क्या है, ये जो चीज मैंने बताई है ना कि फॉलो इक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है, वो एक तरह से अपने आप ही कंपैटिबिलिटी भी हो जाती है। जहां ये तीनों चीजें होंगी, वो कंपैटिबिलिटी भी हो जाती है उसी में। चलो, अब ये जो चीज है ना, ये वाला सेकंड पॉइंट जो है हमारा, ये हम स्ट्रक्चर एनालिसिस में चेक करते हैं।
ठीक है, ये किस में चेक करते हैं? स्ट्रक्चर एनालिसिस में चेक करते हैं। तो यानी कि हमें पता चल गया हमारे जो दो ये जो अजम्पशंस हैं, अभी दो हैं, अभी और आगे आएंगे। तो ये जो अजम्पशंस हैं इसमें ये हम कहां फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कहां इनके एप्लीकेशंस होंगे? पहला पॉइंट सॉम में होता है, सेकंड पॉइंट किस में होता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस में होता है, ठीक है। अभी हम थर्ड अपना देख लेते हैं। देखो अब यहां पे हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड अजम्पशन क्या है? एवरी कंपोनेंट शुड नॉट डिफॉर्म, ये ई है यहां पे, शुड नॉट डिफॉर्म मोर देन इट्स परमिसिबल लिमिट्स, मोर देन इट्स परमिसिबल लिमिट्स, ठीक है। अब ये देख लो, ये क्या कहना चाह रहा है यहां पे? ये कह रहा है कि कोई भी मेटल हो, यानी कि सभी मेटल आ गए इसमें, जो सारे के सारे मेटल हैं वो डिफॉर्म अगर हो भी रहे हैं तो उनका जो डिफॉर्मेशन है ना, यहां पे लिख देता हूं, तो उनका जो डिफॉर्मेशन है वो कम होना चाहिए किससे? परमिसिबल लिमिट से। उनका डिफॉर्मेशन कम होना चाहिए परमिसिबल लिमिट से। ये बात समझ में आ रही है? एक बात और बताता हूं, समझने की कोशिश करो। ये जो डिफॉर्मेशन है ये क्या है और ये परमिसिबल लिमिट्स क्या है, समझो। आपने बहुत बार देखा होगा, एग्जांपल के तौर पे बताता हूं परमिसिबल लिमिट्स एक्चुअली में क्या है। जैसे कि अगर हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं आपको ना साइड में साइंस मिलते हैं, रोड साइंस जिनको बोलते हैं। तो वो रोड साइंस क्या होते हैं? कहीं भी लिखा होगा 40 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड होती है, तो वो एक तरह से क्या है? परमिसिबल लिमिट है कि आप अपनी स्पीड उससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये तो बात होगी हाईवे की। अब ऐसे ही यहां हमारे सॉम में परमिसिबल लिमिट्स क्या है वो समझ लो। सॉम में परमिसिबल लिमिट्स होती है, मान लो सबसे पहली बात तो हम इसके लिए डिफॉर्मेशन देखते हैं। डिफॉर्मेशन दो तरह का है, एक तो होता है स्लोप, ठीक है, एक होता है डिफ्लेक्शन। एक होता है स्लोप, एक होता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन, अब ये स्लोप और डिफ्लेक्शन है क्या, इसकी बात कर लेते हैं। मान लो ये मेरे पास में क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, इस पर अगर मैं यहां पे एक लोड लगा दूं, ठीक, अगर मैंने यहां पे एक लोड लगा दिया तो इस बीम की जो शेप है, इस बीम की जो शेप है लोड लगाने से कुछ इस तरह की हो जाएगी, इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो यहां से यहां तक पहुंच गई ये है डेल्टा, ये जो इतना डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये है डेल्टा, और ये जो यहां पे एंगल बन जाएगा ये है थीटा। तो ये जो थीटा है ये होता है स्लोप, ठीक है, और ये होता है डिफ्लेक्शन। तो अब समझो जो डिफॉर्मेशन है वो होता है स्लोप और डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये जो स्लोप है यानी कि जो एंगल बनेगा, जो डिफ्लेक्शन होगा थोड़ा सा एंगल का, ठीक है, वो विद इन द लिमिट्स होना चाहिए। ऐसे डिफ्लेक्शन विद इन द लिमिट्स होना चाहिए। अब अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताता हूं। मान लो कि क्या है, एक बीम है, ठीक है, ये एक बीम है। अब ऐसे समझ लो कि इस बीम के ऊपर ना कोई क्या है, यहां पे ना कोई खड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे उसके खड़े होने की वजह से क्या है, लोड लगेगा। एक बात बताता हूं आपको, बीम से क्या है ना, बीम तो थोड़ी स्ट्रांग होती है। मैं यहां पे ना वुडन प्लैंक ले लेता हूं। वुडन प्लैंक तो समझ रहे होंगे ना, लकड़ी का जो फट्टा होता है उसको ले लेता हूं, बड़े आराम से समझ में आएगा। अब देखो लकड़ी का फट्टा है, इस साइड में जॉइंट है, वो ये जो मेरा ये वाला साइड है इस साइड में जॉइंट है, लो मैंने इसको जॉइंट कर दिया। अब आप यहां से चल करके आए, ठीक है, चल के आए। अब आप जैसे यहां पे खड़े होंगे तो क्या होगा, ऐसे थोड़ा झुक जाएगा, है ना। उसकी शेप समझो कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो उस जो वुडन प्लैंक की शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो जो यहां पे एंगल बन रहा है ना वो एंगल ये है, और ये जो डिफ्लेक्शन है ये कितना है, ये डिफ्लेक्शन है। ये जो यहां पे इसकी शेप हो जाएगी वो क्या है, डिफ्लेक्शन है। अब समझने की एक कोशिश करो कि अगर आप इसके ऊपर यहां खड़े हो, इसकी शेप कुछ ऐसे हो गई तो कुछ टाइम तक ही आप यहां पर रुक पाओगे। अगर ज्यादा शेप ऐसे बिगड़ गई ना तो आप सीधा नीचे गिरोगे। समझ पा रहे हो? तो यानी कि वो जो कुछ जो मैंने अभी बताया ना कि कुछ टाइम तक आप रुक सकते हो, तो वो क्या है, वो होती है हमारी परमिसिबल लिमिट्स। अब इन परमिसिबल लिमिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में अच्छे से। अब ये वाला जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इसके बारे में जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन है, ये वाला टॉपिक, ये तो हम पढ़ लेते हैं हमारे सॉम में, पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। दूसरी चीज देखो, अब ये जो परमिसिबल लिमिट्स हैं, ये परमिसिबल लिमिट्स हम कहां पर देख लेते हैं, हमारे आरसीसी में देख लेते हैं, स्टील में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम, यानी कि ये वाला जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये सॉम में भी आ जाता है और आरसीसी और स्टील में भी आ जाता है। समझ पा रहे हो? ये अभी जो है पूरा स्ट्रक्चर का हमारा क्या चल रहा है, बेसिक अजम्पशंस चल रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में आगे
आगे देखो क्या है, अभी क्या है ना, हमने बेसिक असम्पशंस तो कर लिए। अब अगर मान लिया मैं बात करता हूं, जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर या कोई मेटल भी, तो उस मेटल की ना कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं बात करता हूं उसके बेसिक प्रॉपर्टीज की। ये हमने पहला हेडलाइन जो था वो कंप्लीट कर लिया। अभी देखो बेसिक प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल या फिर कंपोनेंट। अब समझो ये बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। हर कोई अपनी खुद की कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखता है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर मेटल हो, ठीक है, रखता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ना मेटल की होती हैं। अब वो क्या है, हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो वो है मेरी कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी की। अब मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं वो भी सब बताऊंगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज की हम बात क्यों कर रहे हैं यहां पे, समझो। ये जो कॉन्टिन्यूटी है ये एक्चुअली में है क्या। ये मान लो मेरे पास में कोई एक क्या मटेरियल है, ये मेरे पास में क्या मटेरियल, इस मटेरियल में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। भैया हमें तो पता है ना, कोई भी मटेरियल हो वो किससे मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना है, छोटे छोटे एटम्स होते हैं। अब हमारा कहने का मतलब ये है, इसको ऐसे समझ लो कि मेरे पास में ना एक रोड है, हम रोड पे चलते जा रहे हैं। अब उस रोड पे जब हम चल रहे हैं तो कहीं कहीं क्या होता है, आपने देखा होगा रोड होती है बड़ी स्मूथ, कहीं पे कुछ भी आपको पैचेस नहीं दिखाई दिए, मतलब खड्डे वगैरह नहीं दिखाई दिए, बिल्कुल एकदम स्मूथ रोड है, ठीक है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ वो क्या कंटिन्यूस रोड है, ठीक। दूसरी आपने बहुत सी रोड्स ऐसी देखी होंगी जहां पे क्या होता है, जब आप चलते हैं तो आपको आगे जाकर के पैचेस नजर आ जाते हैं, थोड़े थोड़े खड्डे नजर आ जाते हैं। तो वो क्या, वो कंटिन्यूस रोड नहीं है, वहां पे क्या है, फिर क्या हो रही है, रोड ना जगह जगह ब्रेक हो रही है। तो समझ पा रहे हो, मतलब कॉन्टिन्यूटी नहीं आ रही है वहां पे, ये चीज क्लियर हो रही है। तो ऐसी मेटेरियल में कॉन्टिन्यूटी क्या है, अभी आपने कॉन्टिन्यूटी का बेसिक समझ लिया क्या है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। आप ना किसी भी, आपको एक बात और बताता हूं, कोई भी शब्द आए ना आपके सामने, वर्ड आए कोई भी, तो उस वर्ड का आप ना सबसे पहले जो बेसिक सेंस है ना वो एक बार समझ लो, आपका जो आधा कंसेप्ट है वही क्लियर हो जाता है, ठीक है। अभी देखो अब क्या है, ये मेटेरियल है, मैं दोबारा अपने पॉइंट पे आ जाता हूं। ये क्या मेटेरियल, मेटेरियल किससे मिलकर बना होता है, एटम से। अब क्या है, हम अज्यूम करते हैं कि कोई भी हमारा मेटेरियल जो है ना वो कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, वी अज्यूम दैट ऑल आर materials are continuous in nature, are continuous in nature। ये बात समझ में आ रही है। अब ये चीज देखो, हम एज्यूम तो कर लेते हैं कि भैया वो कॉन्टिन्यूस होता है नेचर में, ठीक है। लेकिन क्या है ना एक्चुअली में, अगर मैं यहां पे नोट करवाऊं आपको, नोट करके एक पॉइंट है, नोट एवरी material is continuous in nature, continuous in nature। अब ये चीज देखो, अभी मैंने बताया कि वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे नोट करके लिखवा दिया कि हर एक मेटल जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ठीक है। तो अब वो ऐसे मैंने क्यों लिखवाया, अब समझो। ये क्या है, ये मेरे अजम्पशंस हैं, बेसिक प्रॉपर्टी जो है ना ये अज्यूम की हुई है मैंने। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या मानी थी कि कॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हकीकत क्या है, इन रियल हर एक मेटल कॉन्टिन्यूस नहीं होता, ठीक है। इस बात को हमें याद रखना है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको हम ऐसा क्यों मान रहे हैं और ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझ लो, ठीक है। ये जरूरी है हमारे लिए। भैया आपने एक चीज पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में, उसको हम कहते हैं कैलकुलस। आ रहा है ध्यान। ये कैलकुलस में हमारा ना सबसे पहला असम्पशन ये होता है कि कॉन्टिन्यूटी वहां पे होनी चाहिए, तभी कैलकुलस अप्लाई होता है। अब ये कैलकुलस में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, कैलकुलस में आ जाती हैं दो चीजें, कौन कौन सी, डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक डिफरेंशिएशन आ जाएगा और एक आ जाएगा इंटीग्रेशन आ जाएगा। समझ पा रहे हो, एक आ जाता है डिफरेंशिएशन, एक आ जाता है इंटीग्रेशन। तो ये जो कैलकुलस है ना ये तभी अप्लाई हो सकता है जब कोई भी चीज हमारी कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में हो। तो यानी कि हमें ये बात समझ में आ गई कि हम हमारे सॉम यानी कि स्ट्रक्चर की बात करें, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में कैलकुलस अप्लाई करने वाले हैं। तो उस कैलकुलस को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर लेते हैं कि मेटेरियल में हमारी क्या है या फिर कंपोनेंट में क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। ये चीज क्लियर है। चलो अब इसके बाद में ये चीज तो हमने पता चली है कि भैया हमने क्यों अज्यूम किया था। अब इस पे आ जाओ कि हर एक मेटेरियल जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होता नेचर में, उसको समझो ऐसा क्यों।
एक्चुअली में क्या होता है ना कि ये जो एटम्स हैं, ये जो एटम है, जिस एटम की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, ये एटम्स में हर एक एटम में वॉइड होते हैं कुछ ना कुछ। वॉइड क्या होता है? स्पेस, जगह होता है, ठीक है। तो वॉइड होते हैं। अब ऐसे मान लो कि ये क्या है, फिर से एग्जांपल देता हूँ भैया, ये क्या है, एक मेटेरियल है, ठीक है। अब इस मेटेरियल में अगर यहाँ पे हल्का सा कोई क्रैक है, अभी देखो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, दिख जाएगा आराम से। लो ये कुछ इस तरह क्रैक है। तो एक बात को देख पा रहे हो, ये जो रेड रेड से मैंने फिल कर दिया, ये क्या है? स्पेस है, ये हवा है, यहाँ पे हवा है ये। तो यहाँ पे क्या है, मेटेरियल ऐसे था कॉन्टिन्यूस, यहाँ इस पॉइंट तक, कौन से पॉइंट तक? ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक था कॉन्टिन्यूस, लेकिन इसके बाद में क्या है, यहाँ पे क्रैक आ गया, यानी कि कोई स्पेस है, जगह हो गई। तो एक तरह से क्या है, मेटेरियल में क्या होगी, कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो गई, ठीक है। तो समझ पा रहे हो यहाँ पे क्या है, किसकी वजह से ब्रेक हुई? एक तरह से वॉइड की वजह से ब्रेक हुई है, हल्के हल्के वॉइड्स होते हैं, स्पेसेस होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बहुत बड़ा बता दिया, ये बहुत ही छोटा होता है कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिख सकता, नेकेड आई से नहीं दिख सकता। ये बात क्लियर हो गई। तो ये है रियल और ये है हमारा अजम्पशन, ठीक। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट देखो, बेसिक प्रॉपर्टी में जो हमारा आता है इसके बाद में, देखो हमारा सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट होता है होमोजेनिटी। अब ये होमोजेनिटी को समझो, होमोजेनिटी क्या है? इसमें हमें फिर से वैसे ही लाइन लिखनी है कि एवरी मटेरियल या फिर कंपोनेंट, कि एवरी मटेरियल स्लैश कंपोनेंट शुड बी क्या होना चाहिए? होमोजेनियस होना चाहिए, शुड बी होमोजेनियस। अब समझने की कोशिश करो, यहां पे हर एक मेटल होमोजेनियस, ये होमोजेनियस वर्ड क्या है थोड़ा इसे समझ लो, इससे सारा समझ में आ जाएगा। ऐसे समझो कि हमने ना एक क्या लिया, एक ग्लास लिया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कांच का एक ग्लास लिया। उस ग्लास में हमने क्या डाला? वाटर डाला। जैसे ही वाटर डाला फिर हमने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा साल्ट डाल दिया। तब आप अगर उसको मिक्स करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि वो सॉल्ट जो है आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल भी, है ना। वो क्या हो जाते हैं, दोनों के अंदर वाटर और सॉल्ट क्या हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक। अब क्या है, जब वो मिक्स हो चुके तो वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। वो क्या बन गया? होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। अब अगर आप एक चीज को देखो, अगर मैं दो डिफरेंट मटेरियल ले लूं जो कि आपस में मिक्स ना होते हो, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वाटर है, आप उसमें कोई ऑयल मिक्स करो, ऑयल अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, है ना, मिक्स नहीं होते कभी भी, ऊपर रह जाता है ऑयल, ठीक। तो वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है हेट्रोजीनियस, ठीक। तो यहां पे क्या है, हम हर एक मेटल को होमोजीनियस मान करके चलते हैं कि हमारा कोई भी मेटल जो है होमोजीनियस होगा। ये चीज क्लियर है। बट फिर से नोट करके लिखो यहां पे वही लाइन कि नॉट एवरी मटेरियल, नोट में लिखो नॉट एवरी मटेरियल। ये बात समझ में आ गई? अब ऐसा क्यों, इसका रीजन वो देख लो। ये चीजें हमें सिर्फ समझनी है, ज्यादा इनके ऊपर जो है डिटेल स्टडी नहीं करनी। ये मैं बता रहा हूं आपको, ये हमें पता होना चाहिए, ये एनफ है जितना मैंने लिखवा है, ठीक है। अब देखो हर एक मेटेरियल जो है होमोजेनियस नहीं होता नेचर में, उसका रीजन क्या है वो समझने की कोशिश करो। कोई भी मेटेरियल ना, ठीक है, अभी जैसे मैंने क्या बात की थी, अभी मैंने किसका एग्जांपल दिया था? वाटर, ठीक है, और सॉल्ट का एग्जांपल दिया था सबसे पहले। तो वाटर क्या है, इसको ऐसे मान लो कि ये क्या फेज है, ये क्या है? फेज है। ऐसे ही ये भी सॉल्ट क्या है, ये भी एक फेज है, ठीक है। तो हर एक मेटेरियल जो है ना डिफरेंट फेजेस से मिलकर के बना होता है, थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं उसमें, डिफरेंट फेजेस हो जाते हैं। अब देखो समझने की कोशिश करो, मैं फेजेस, ये अपनी बात क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब है कि उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इंप्योरिटी होती है। बात समझ में आ रही है? हर एक मेटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी ना इंप्योरिटी हो जाती है, रहती है इंप्योरिटी, ठीक। एग्जाम्पल दो थोड़ा सा, देखो आयरन और है, उससे हम क्या करते हैं? आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमेशा कभी भी 100% आयरन एक्सट्रैक्ट नहीं होता, उसके अंदर ऐसे समझ लो कि कभी 95-96% आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर फिर भी इंप्योरिटी रह जाती है, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो वही एक कॉमन एग्जांपल है होमोजेनिटी का, कि यहां पे कोई भी मटेरियल हमेशा होमोजेनियस नहीं होता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये चीज क्लियर है? चलो इसमें मैं आपको और बता देता हूं, हम क्या कर रहे हैं, हमें ना चीजों को विजुअलाइज भी करना है, इस बात को याद रखना। स्ट्रक्चर जो है वो सब है विजुअलाइजेशन का खेल। अभी जो होमोजेनियस मैंने बताया, मैंने कह तो दिया कि भैया होमोजेनियस नहीं होना चाहिए, ठीक। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, हम सब ने आरसीसी पढ़ा है, आरसीसी यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट
कंक्रीट पढ़ा हमने, नहीं भी पढ़ा हो तो एक आइडिया तो है ही ना सबको। उसमें क्या होता है, एक ऐसे कंक्रीट होगा, ये कंक्रीट मैंने बना दिया। अब इस कंक्रीट के अंदर क्या होता है, यहां पे मान लो ऐसे एक स्टील डाल दिया मैंने, ये देखो ये मैंने क्या डाल दिया, स्टील डाल दिया, समझ पा रहे हो। तो ये क्या हो गया, ये डिफरेंट दो मटेरियल हो गए, ये क्या है स्टील, ये क्या है स्टील, और ये क्या है कंक्रीट। ठीक, समझ पा रहे हो। यहां अभी भी क्या है कि दो डिफरेंट मटेरियल है, और मैंने क्या कहा कि मटेरियल जो है क्या होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। तो हमारा एक्चुअली में ये जो है ना, ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे। यहां हमारा फायदा क्या है, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है इसलिए पढ़ते हैं। होमोजीनियस, हम ये जो गेम है ना होमोजीनियस वाला, ये वर्ड का ये कहा आता है, आगे जाकर के आने वाला है एक हमारी ना बेंडिंग स्ट्रेसेस वाली इक्वेशन आएगी, उसमें हमारे जो स्ट्रेसेस आएंगे ना बीम्स में, वहां पे एक फॉर्मूला आता है, उसमें आने वाला है, जैसे कि सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई बाय आई, सॉरी एम बाय आई इक्वल्स टू ई बाय आर। ये सिर्फ होमोजेनियस के लिए अप्लाई होता है। अब बच्चे कहीं कहीं गलती कर जाते हैं कि इसको यहां अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना। अभी अगर याद ना तो कोई बात नहीं, जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे कंसेप्ट थोड़े क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, फिर आपको ये चीज जब आप रिवीजन करोगे एकदम समझ में आ जाए कि मैं क्या कर रहा था। ठीक है, अब आगे चलो, हमने ये चीजें समझ ली। हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट होमोजीनियस, होमोजेनिटी भी हो गया। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है वो देख लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट क्या है, आइसोट्रॉपी है। आइसोट्रॉपी के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत से एग्जाम्स में। आइसोट्रॉपी को समझो, आराम से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा आइसोट्रॉपी, ठीक है, कि व्हाट इज आइसोट्रॉपी। तो हमारा थर्ड क्या है, आइसोट्रॉपी। यहां पे क्या है कि एवरी मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक, यही होगा। अब एक्चुअली में आइसोट्रॉपिक क्या है उसको समझ लो, ये वो लिखवाता हूं यहां पे। द प्रॉपर्टी of a material, the property of a material at any point in any direction ठीक है, in any direction should be equal। समझने की कोशिश करो, ये क्या है, मैंने क्या लिखवाया यहां पे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना, स्पेसिफिक कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल एट एनी पॉइंट इन एनी डायरेक्शन शुड बी इक्वल। मान लो, अब इसको समझाता हूं, ये मेरे पास में एक मटेरियल है, ठीक। इस मटेरियल में अगर मैं किसी एक प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं, मान लो कि रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन वैसे हमारे काम का नहीं है सॉम में, लेकिन है तो प्रॉपर्टी है ना, किसी मेटल की प्रॉपर्टी हो सकती है, ग्लास की प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन। अब सुनो, मान लो मैं यहां एक पॉइंट पे हूं, ठीक है। अब अगर मान लिया मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, सिर्फ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, तो ये जो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है, इस पॉइंट पे अगर मैं कोई भी डायरेक्शन देखूं, मान लिया ये डायरेक्शन देखा मैंने, या फिर मैंने ये डायरेक्शन देखा, या फिर मैंने ये डायरेक्शन देखा, तो ये प्रॉपर्टी किसी भी पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए। सपोज की वैल्यू वगैरह जो भी है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये बेसिक्स है। अगर मान लिया, सपोज करो यही प्रॉपर्टी मैं इस पॉइंट पे चेक कर रहा हूं, अब यहां इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में वैल्यू कुछ और आ रही है, इस डायरेक्शन में वैल्यू कुछ और है, इस डायरेक्शन में कुछ और है, इस डायरेक्शन में कुछ और है। तो यहां पे क्या है, उस प्रॉपर्टी के लिए मैं डिफरेंट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। ये तो हो गया रिफ्लेक्शन, सपोज करो ये मैंने यहां पे रिफ्लेक्शन की बात कर दी, रिफ्रैक्शन की बात कर दी, सॉरी, मैंने यहां पे जो बात कर दी है रिफ्रैक्शन की बात कर दी है। ये रिफ्लेक्शन के लिए था, ये रिफ्रैक्शन के लिए था। अब मान लो कि रिफ्रैक्शन के लिए हमारी हर एक वैल्यू जो है ना डिफरेंट आ रही है, एज अ एग्जांपल बता रहा हूं मैं, डिफरेंट आ रही है। तो यहां पे क्या होगा ना कि ये जो मटेरियल है मेरा, ये मटेरियल इस के लिए, इस रिफ्लेक्शन के लिए आइसोट्रोपिक होगा क्योंकि हर डायरेक्शन में सेम हो गई, बट रिफ्रैक्शन के लिए आइसोट्रोपिक नहीं होगा, एनिसोट्रोपिक होगा, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, एनिसोट्रोपिक होगा, एनिसोट्रोपिक होगा, ANISOTROPIC, एनिसोट्रोपिक होगा। तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी की बात करूं, उस प्रॉपर्टी को अगर मैं यहां पे किसी भी पॉइंट पे चेक करूं तो वो हर डायरेक्शन में सेम होनी चाहिए। अगर हर डायरेक्शन में सेम है तो उस मटेरियल के लिए वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, आइसोट्रोपिक हो जाएगी, ठीक है। वो मटेरियल उस प्रॉपर्टी के लिए आइसोट्रोपिक हो जाएगा, यानी कि ऐसे ही फिर यहां पे एनिसोट्रोपिक हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो यहां पे
अगर प्रॉपर्टी सेम है तो वो क्या हो गया, आइसोट्रोपिक। ऐसे हम एनिसोट्रोपिक की बना लेंगे अपनी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत आपको मिल जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इजीली। ठीक, अब हमारे 3 पॉइंट जो होते हैं ना बेसिक्स, वो कवर हो चुके हैं। चलो, हमारा जो पूरा का पूरा सॉम है वो डिपेंड इसी पे कर रहा है, ये जो हमारे बेसिक असम्पशंस थे। और फिर सॉम के बाद में जो आगे हैं हमारे, जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, वो सब भी इन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम हमारा सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे इसमें, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, अब इसको समझो, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में अपना लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे। मान लो मैं बात करता हूं इस एक मेटेरियल की, फिर से। ठीक है, ये मेरे हाथ में क्या मार्कर है, इस मेटेरियल की मैं बात कर रहा हूं। अब ये जो मेटेरियल है मेरे पास में, इसके ऊपर अगर कोई लोड लग रहा है, समझने की कोशिश करो, इसके ऊपर कोई लोड लग रहा है। मान लो कि इधर से एक लोड लग रहा है जो इसको ऐसे प्रेस कर रहा है, इधर से भी एक ऐसे लोड लग रहा है जिसको क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है। अब ये जो मेटेरियल है उस लोड की वजह से एक टाइम तक क्या होगा, रुका रहेगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो, रुका रहेगा, मतलब इसकी शेप नहीं बिगड़ेगी, टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये मेटेरियल एज इट इज रहेगा। अब जैसे ही एक टाइम ऐसा हो सकता है कि ये मेटेरियल जो है बहुत ज्यादा इस पर लोड लग जाए और ये मेटेरियल एकदम से क्रश हो सकता है ना। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा तो चौक का कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये चौक है, चौक को आप ऐसे अपनी फिंगर्स के बीच में रखो, ऐसे बड़े आराम से होल्ड करो उसे, तो लोड तो अभी भी लग रहा है ना उस चौक पे, अभी भी आपकी फिंगर से क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, तभी तो आप उसको रोक पा रहे हो। अब वो चौक ब्रेक नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे एक टाइम ऐसा होगा कि वो चौक क्या ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तो यानी कि वो जो एक पॉइंट तक, किस एक पॉइंट तक जहां पे वो ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है, उस एक पॉइंट तक उसकी खुद की कोई स्ट्रेंथ है, यानी कि ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ रही है। यानी कि जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो गई वो तो होगी इसकी क्या, स्ट्रेंथ, कि भैया वहां तक वो उसकी खुद की स्ट्रेंथ है। चलो, अब इसमें दूसरी चीज हमने क्या नोटिस करी है, दूसरी चीज हमने इसमें नोटिस की है कि उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इस बाहर से लगने वाले लोड को रोक रही है। समझ पा रहे हो? क्योंकि अगर वो नहीं रोकती तो वो मेटेरियल पहले ही टूट जाना चाहिए था, है ना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये दो चीजें तो हमने यहां पे ऑब्जर्व की हैं। अब देखो, मैं अगर स्ट्रेस की अच्छे से बात करूं, अभी हमारे 2 assumptions तो हो चुके, ठीक है। अब जरा समझने की और कोशिश करो, मैं आपको बताता हूं। आपने ना बहुत एक कॉमन फॉर्मूला देखा होगा स्ट्रेस का, क्या होता है, अप्लाइड लोड अपॉन एरिया। ये आपने देखा है, ठीक है, अप्लाइड लोड अपॉन एरिया। अब क्या है, हमारा स्ट्रेस एक्चुअली में ये नहीं होता अप्लाइड लोड अपॉन एरिया, ये तो सिर्फ एक फॉर्मूला है जो हमने बना दिया। एक्चुअली में जो स्ट्रेस होता है ना, वो होता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया। ये होता है हमारा क्या, स्ट्रेस। तो जो हमारा सही डेफिनेशन होगा स्ट्रेस का वो क्या होगा, एक तरह से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर डायरेक्ट, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब अगर ये स्ट्रेस होता है एक्चुअली में, ठीक है, कि वो रेजिस्ट जो उसके अंदर कर रहा है, जो उसके अंदर उसके इंटरनल फोर्सेस जो रेजिस्ट कर रहे हैं, अगर वो स्ट्रेस है तो फिर ये क्या है, ठीक है। बुक्स में हर जगह ये क्यों दिया हुआ है, अब इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इस बात को याद रखना कि स्ट्रेस हमेशा यही होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, डेफिनेशन अभी लिखवाऊंगा, थोड़ा समझ लो। इसके बाद में क्या है, मैं क्या कह रहा हूं कि हर एक बुक में अप्लाइड लोड अपॉन एरिया मिलता है। इसका रीजन क्या है वो समझो। मान लो कि मेरा ये एक मटेरियल है, ठीक है, ये मेरा एक मटेरियल है, इसके ऊपर कोई भी यहां से ना लोड लगा, ये देख रहे हो, ये लोड लगा दिया मैंने। तो इस लोड की वजह से मान लो कि ये मेटल जो है कहीं 10 किलो न्यूटन लोड को रेजिस्ट कर गया, मतलब 10 किलो न्यूटन तक रेजिस्ट कर गया। अब जैसे मैंने 10 से एक्सीड किया ना, इसे 10 से जैसे मैंने एक्सीड किया तो इस मेटल में क्या हो गया, क्रैक आ गया, यानी कि ब्रेक होना शुरू हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, टूटना शुरू हो गया, ब्रेक होना शुरू हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इसका जो खुद का स्ट्रेंथ है वो भी समझ पा रहे हो तुम। अब अगर ये 10 किलो न्यूटन तक ये रुका रहा, टूटा नहीं है, तो इसका मतलब खुद की स्ट्रेंथ भी इसी कितनी है, 10 किलो न्यूटन है ना। यानी इसका जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो इसके अंदर जनरेट हुआ वो भी कहां तक जनरेट हुआ, 10 किलो न्यूटन तक जनरेट हुआ। अब जैसे हमने 10 से एक्सटेंड किया, ठीक है, एक्सीड किया, तो क्या होगा, ये मेटल एकदम ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेक होगा तो यहां पे क्या होता है ना, जो अप्लाइड लोड होता है उसकी तो वैल्यू खत्म होगी, एकदम 0।
ठीक है। एक हमारे पास ना मशीन होती है, मशीन का नाम है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक, यूटीएम। उसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेस चेक करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही स्ट्रेंथ कम होनी शुरू हो जाती है, मतलब जैसे ही वो मेटल ब्रेक होना शुरू हो जाता है, अचानक से उसकी स्ट्रेंथ जो होती है ना ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी मीटर में। तो वही होता है यहाँ पे भी कि ये जो मटेरियल है हमारा जैसे ही ब्रेक हुआ ना 10 से ऊपर होते ही, जैसे ही ब्रेक हुआ तो वैल्यू समझ लो 0। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो यहाँ पे कितनी है, 10, ठीक है। उसके इंटरनल फोर्स की भी 10 है, और जो अप्लाइड है उसको तो हम सीधा क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं, ठीक है। अब 0 हो गई, तो वो मैक्सिमम जो अप्लाइड लोड है ना वो किसके इक्वल हुआ यहाँ पे, अब देख लो। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अप्लाइड लोड है, मैक्सिमम अप्लाइड लोड जो है यहाँ पे वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया इक्वल रेजिस्टिंग फोर्स के, उसका जो रेजिस्टिंग फोर्स है उसके इक्वल हुआ ना। तो हम यहाँ पे यही काम करते हैं कि जो मैक्सिमम अप्लाइड लोड है उसको रेजिस्टिंग फोर्स के इक्वल मान लेते हैं। इसीलिए हर जगह पे क्वेश्चन में लिखा होता है कि अप्लाइड लोड इज ये, और हम इसलिए वो वैल्यू उठा करके सीधा यहां पे रखें और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब बात समझ में आ गई कि क्यों होता है वो। चलो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है। इसमें देखो जो हमारा बेसिक था वो तो समझ में आ गया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, स्ट्रेस एक्चुअली में क्या है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है। चलो अब इसमें लिख लेते हैं। स्ट्रेस में लिखो सबसे पहले कि इट इज एन internal resisting force developed inside a material due to the load applied over an area। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारी क्या होगी, डेफिनेशन हो गई स्ट्रेस की। इट इज एन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इनसाइड अ मटेरियल ड्यू टू द लोड अप्लाइड ओवर एन एरिया। यानी कि अगर किसी भी मटेरियल में कोई भी लोड अगर उसके अंदर उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा ना, तो वो मटेरियल जो है उसके अंदर जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे तो इसके लिए हम फिर हमारा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं स्ट्रेस का। तो यहाँ पे स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, एक तरह से अप्लाइड लोड, क्योंकि मैंने अभी बताया अप्लाइड लोड ओवर एरिया, ठीक है। या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ओवर एरिया, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं डिफरेंट, ये दोनों को एक ही जगह मत लिख देना। ये बात समझ में आ गई। चलो अब स्ट्रेस तो हमने देख लिया, बेसिक डेफिनेशन हमारा क्या है, ठीक है। स्ट्रेस कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, वो सब देख लेते हैं अब आगे। हमारे पास में अच्छा एक चीज हो, ये तो स्ट्रेस हो गया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि एक तरह से थोड़ा और बताता हूं आपको, ये जो स्ट्रेस है इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहे हैं। मैंने भी बताया था इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट जो ऐसा आया जो मैक्सिमम स्ट्रेस बना, ठीक है, जो मैक्सिमम स्ट्रेस बना, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक तरह से जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। किसकी इंटेंसिटी ऑफ रेजिस्टिंग फोर्सेस, वो क्या है, स्ट्रेस है। एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूं, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं मेटल के, ठीक है, अगर मैं फिर से अब क्या करता हूं, स्ट्रेंथ की बात करता हूं मेटल के, कौन सा मेटल, जो भी मेटल होगा कोई भी, अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो वो क्या होगी, वो समझ लो मैक्सिमम स्ट्रेस, ठीक है, जो उसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस ड्यू टू अप्लाइड लोड, ठीक है, वो होती है उसकी स्ट्रेंथ। ये बात समझ में आ गई। तो स्ट्रेंथ क्या है, और ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्चुअली में क्या है, ये इंटेंसिटी होती है, ठीक है। जो स्ट्रेस होता है ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स इंटेंसिटी होती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, स्ट्रेस दो तरह का होता है, वो देख लेते हैं कैसे। स्ट्रेस दो तरह का होता है,
एक होता है नॉर्मल या फिर डायरेक्ट, ठीक। दूसरा होता है शेयर, ठीक। ये दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। अब इनको समझना है हमें कि नॉर्मल और डायरेक्ट, ये सॉरी नॉर्मल डायरेक्ट और ये शेयर, ये एक्चुअली में है कैसे। मान लो कि ये मेरे पास में, अभी मैं समझा देता हूं फिर नोट्स बनवाऊंगा। मान लो ये मेरे पास में क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है। इस मटेरियल पे अगर कोई भी लोड ऐसे परपेंडिकुलरली लगेगा ना, ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर लोड की वजह से, ठीक है, यहां पे क्या होगा, स्ट्रेस जो जनरेट होगा, अगर जो यहां पे इस लोड की वजह से, मान लो ये यहां पे क्या था, लोड मेरा P अप्लाइड था, इस लोड की वजह से जो भी यहां पे स्ट्रेस जनरेट होगा, अगर मैं इसका रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करूं ऐसे, तो यहां पे कहीं ना कहीं सिग्मा n बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा, ऐसे कोई टॉ बन जाएगा जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा आगे और फिर एरिया से डिवाइड करूंगा। तो यहां पे क्या है, ये जो सिग्मा n है, ये जिस इसके ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है ना, ठीक है, वो क्या है, मेरा नॉर्मल या फिर डायरेक्ट लोड है। और ये जो टॉ है, ये जो मेरा है दूसरा, जो इसके ऊपर ऐसे साइड से लग रहा होगा, ये अभी आपको दिख नहीं रहा है सही से, ये मैं बताता हूं। अगर ये मैं इसको साइड से देखूंगा ना ऐसे, तो ये कहीं ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो यहां पे क्या है ना कि ये जो है, ये मेरा शेयर है, शेयर स्ट्रेस, और ये जो मेरा है, सॉरी ये जो मेरा है, ये क्या है, नॉर्मल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस, ठीक। ये क्लियर हो गया। चलो अब इसमें ये नॉर्मल और डायरेक्ट भी दो तरह का होता है। अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूं, उसके बाद में क्या होगा, मैं सारा डेफिनेशन लिखवा दूंगा। इसको समझने की कोशिश करो, ये दो तरह का कैसे हो सकता है। एक हो सकता है टेंसाइल और एक हो सकता है कंप्रेसिव। वो कैसे, ये टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या है, वो ये दो वर्ड को समझो। जब कोई भी मटेरियल, मान लो ये मेरे पास में ना एक मटेरियल है, स्पंज तो देखा है ना, मैं मान लेता हूं ये स्पंज है मेरे पास में ये। अब इस स्पंज पे जैसे यहां पे कोई इस तरह का लोड लगेगा जो उसे प्रेस कर रहा होगा चारों साइड से, तो उस केस में क्या होगा, इसका शेप जो है यानी कि छोटा हो जाएगा कुछ, ठीक है, यानी कि वो कंप्रेस हो रहा है। तो यहां पे वर्ड से ही देख लो, कंप्रेसिव यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, उसका साइज छोटा हो रहा है, तो यानी कि इसके ऊपर कोई ऐसा लोड ही लग रहा होगा जो उसे दबा रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला जो लोड होता है ना, यहां पे ये वाला जो लोड होता है, इसलिए ये होता है हमारा कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड। अब इस लोड की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये बात समझ पा रहे हो, उसको हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब यहां पे क्या है, यहां पे इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि कंप्रेसिव लोड की ही वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक। एक बात समझ में आ गई। ऐसे में दोबारा, यानी कि कंप्रेसिव में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है और कम हो जाता है। अब अगर मैं टेंसाइल की बात करूं, यहां पे ये जो मेरा टेंसाइल है, ये टेंसाइल क्या है, ऐसे ही अगर मैं दूसरा मेटल ले लेता हूं, फिर से स्पंज ले लेता हूं, ठीक है। अब इस स्पंज में अगर मैं ऐसे लोड जो है बाहर की तरफ लगाऊं, ये देखो ये मैंने बाहर की तरफ लोड लगाया हुआ, ये मैंने बाहर की तरफ लोड लगाया हुआ चारों साइड से। तो जैसे मैं बाहर की तरफ लोड लगाऊंगा, अब क्या होगा, ये मेटेरियल जो है क्या होगा, एक्सटेंड होगा, इसका शेप जो है, साइज जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे इसका शेप और साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे क्या होने वाला है कि ये जो लोड है मेरा, ये जो अप्लाइड लोड है, ये एक तरह से क्या होगा, फिर टेंसाइल लोड होगा, और इस लोड की वजह से जो मेरा स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। समझ पा रहे हो। अब ये जो टेंसाइल लोड है ये होगा पॉजिटिव, और ऐसे ही जो मेरा टेंसाइल स्ट्रेस है ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हो गई। चलो ये हमारा था, अब पूरा बेसिक हो गया एक तरह से। हमने क्या कर लिया, नॉर्मल और डायरेक्ट को समझ लिया, शेयर को मैंने बता दिया। शेयर एक तरह से क्या है, मैं कह सकता हूं कि जो शेयर स्ट्रेस है ये पैरेलल लगता है, इसका और भी नाम हो सकता है पैरेलल के अलावा, टेंजेंशियल भी इसको कह सकते हैं हम, टेंजेंशियल भी कह सकते हैं इसको हम, कि टेंजेंशियल लगता है। टेंजेंशियल मतलब जो टेंजेंट की फॉर्म में लग रहा हो, है ना। चलो तो इसके नाम जो है ना, शेयर के अलावा इसमें टेंजेंशियल भी लिखा सकता है कि टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ पा रहे हो। ऐसी नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस ये है और ऐसी फिर ये है, हमारे ये दो होते हैं, ठीक। अब इसको समझ लेते हैं, समझ लिया हमने सारा अच्छे से। अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है, नॉर्मल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस जो है उसको समझते हैं। अब नॉर्मल और डायरेक्ट से पहले
मतलब यानी कि जो मेरा नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस है, इससे पहले अगर हम अपने लोड्स लिख लें ना, अगर हम अपने लोड्स लिख लें तो बेटर होगा। यानी कि टेंसाइल लोड, यानी कि टेंसाइल लोड, और जो दूसरा है कंप्रेसिव लोड। उससे क्या होगा ना, एक आइडिया रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बाद में इसको भूल जाएं कि टेंसाइल लोड क्या होता है, कंप्रेसिव लोड क्या होता है। अब इसमें कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल लोड, ये डेफिनेशन लिखो। व्हेन द लोड is acting and the load is acting outwards, ठीक, यानी कि जब लोड जो है बाहर की तरफ लग रहा होगा, एक्टिंग आउटवर्ड्स ओवर अ मटेरियल, ओवर अ मटेरियल, ठीक। या फिर मैं क्या कह सकता हूं कि द लोड, या फिर मैं कह सकता हूं कि व्हेन, यहीं से ले लेते हैं, व्हेन द लोड, ये थोड़ा स्पेस आ गया, when the load is trying to pull the material, ये भी तो हो सकता है, trying to pull the material, समझो। when the load is trying to pull the material, pull का मतलब खींचना, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब लोड किसी को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, ये रहा खींचने की कोशिश करेगा, when the load is trying to pull the material। दूसरा when the load is acting outwards over a material, यानी कि बाहर की साइड लग रहा, तो एक तो वो खींच ही रहा है। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें। टेंसाइल लोड क्या होगा, ये हमारी एक तरह से डेफिनेशन होगी टेंसाइल लोड की। यहां पे लिख लो आगे करके, यहां नीचे नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है इसमें, कि इट इज पॉजिटिव इन नेचर, ठीक। चलो ये चीज हो गई, ये समझ में आ गया, ओके। अब इसके बाद में टेंसाइल लोड के बाद हम देखते हैं हमारा कंप्रेसिव लोड, हम देखते हैं हमारा कंप्रेसिव लोड। अब देखो कंप्रेसिव लोड में जो ये चीजें हमने यहां पे लिखी है ना, जैसे कि व्हेन द लोड इज एक्टिंग आउटवर्ड्स ओवर अ मटेरियल, या फिर व्हेन द लोड इज ट्राइंग टू पुल द मटेरियल, जैसे इसका अपोजिट हो जाना है, हर एक चीज का अपोजिट हो जाएगा यहां पे। ये बड़ी अच्छी बात है कि अब हमने क्या लिखा था, व्हेन द लोड इज एक्टिंग आउटवर्ड्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स। ऐसे यहां पे क्या लिखा था, व्हेन द लोड इज ट्राइंग टू पुल द मटेरियल, अब हो जाएगा पुश द मटेरियल। इट इज पॉजिटिव इन नेचर, ये हो जाएगा नेगेटिव इन नेचर, ये अच्छी बात है। तो यहां पे नेक्स्ट लिख लो, when the load is acting inwards over a material, ठीक। पहली चीज आगे देखो यहां पे कॉमा करके, when the load is trying to push the material, एक ये चीज हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें हमारा क्या होगा, इट इज ऑलवेज, यहां पे क्या था पॉजिटिव, यहां क्या हो जाएगा नेगेटिव। यहां पे लिखो इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। अगर हम यहां पे ऑलवेज भी ना लिखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है नेचर में। ये चीजें समझ में आ गई, पहले तो लोड देख लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारा नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस वो लिख लेते हैं, फिर ऐसे शियर स्ट्रेस की डेफिनेशन लिख लेंगे। चलो नॉर्मल स्लैश डायरेक्ट स्ट्रेस, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस भी किसकी वजह से हो रहा है, लोड की वजह से हो रहा है ना। तो एक तरह से मैं जो इसकी डेफिनेशन बना दूंगा वो लोड से बना सकता हूं रिलेट करके। तो मैं यहां पे क्या डेफिनेशन बनाता हूं, लोड से बनाता हूं, व्हेन द लोड अप्लाइड ओवर अ मटेरियल इज परपेंडिकुलर इन नेचर, यही तो होगा, is perpendicular in nature, then the stress generated inside a material is called normal
स्लैश डायरेक्ट स्ट्रेस। ये बात समझ में आ गई? जब किसी भी मेटेरियल के ऊपर जो भी अप्लाइड लोड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तब क्या होगा, स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो नॉर्मल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब आगे इसमें ये हमारी क्या होगी, ये तो होगी डेफिनेशन, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं इसमें लिख लेता हूं, ठीक है, डेफिनेशन के बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज डिवाइडेड इनटू, या फिर क्लासिफाइड कर लो, इट इज फर्दर क्लासिफाइड, इट इज फर्दर क्लासिफाइड, इट इज फर्दर, लैंग्वेज अच्छी लगेगी, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स क्या होंगे और किस पे डिपेंड करेंगे वो भी लिख लो, फॉर द 2 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइड लोड, है ना, समझ पा रहे हो? क्योंकि अभी हमारा क्या है ना, अप्लाइड लोड था, कौन सा था, एक था टेंसाइल, एक था कंप्रेसिव, तो उनके बेसिस पे हमारा क्या होगा, फर्दर जो नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें पहला कौन सा आने वाला है, अब वो देख लो, इसमें हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक, ऐसे फिर दूसरा क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो अब इसमें टेंसाइल स्ट्रेस में लिख लो, व्हेन द लोड, फिर से हमारी डेफिनेशन सेम, व्हेन द लोड अप्लाइड ओवर मटेरियल, यहां तक क्या, परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर की जगह हटा के कर देना टेंसाइल इन नेचर, देन द स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड अ मटेरियल इज कॉल्ड, नॉर्मल की जगह पे हटा के यहां पे कर रहे हो टेंसाइल स्ट्रेस। समझ पा रहे हो? एकदम सेम डेफिनेशन, एकदम इजी, कुछ नहीं करने की जरूरत है। व्हेन द लोड, देखो ओवर, व्हेन द लोड इज अप्लाइड, व्हेन द लोड अप्लाइड ओवर अ मटेरियल, over a material is tensile in nature, then the stress generated inside a material, material is called, क्या कहलाएगा वो, टेंसाइल स्ट्रेस, इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। चलो जी, पहले डेफिनेशन हमारी तैयार हो गई टेंसाइल स्ट्रेस की। यहां पे क्या है, व्हेन द लोड इज अप्लाइड ओवर अ मटेरियल इज टेंसाइल इन नेचर, देन द स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड अ मटेरियल इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ये पहली बात हो गई, ठीक है। अब हमारा जो सेकंड है उसको देख लेंगे। सेकंड क्या है, कंप्रेसिव वाला, ठीक है। अब कंप्रेसिव को देखो, बी कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस देखो। अब इस कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, डेफिनेशन सेम बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अभी हमने पहले की है डेफिनेशन, व्हेन द लोड अप्लाइड ओवर अ मटेरियल, द लोड अप्लाइड ओवर अ मटेरियल is compressive in nature, then when the load applied over a material is compressive in nature, then the stress generated inside a material, किसकी वजह से, इस अप्लाइड लोड की वजह से, ड्यू टू द अप्लाइड लोड, ड्यू टू द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड, क्या क्या कहलाएगा वो, कंप्रेसिव स्ट्रेस, इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ऐसे इसमें डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट होगा, इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर,
इट इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। ठीक है, ऐसे जो हमारा पहले था पिछला कौन सा टेंसाइल स्ट्रेस, उसमें क्या होगा पॉजिटिव इन नेचर, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इन नेचर। किसके लिए? टेंसाइल के लिए। यहां क्या होगा? यहां होगा नेगेटिव इन नेचर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये बिल्कुल सारी चीजें लोड पे डिपेंड कर रही हैं। कंप्रेसिव लोड था तो कंप्रेसिव लोड कैसे नेगेटिव हो गया, टेंसाइल लोड से तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में हम अपना देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन शियर स्ट्रेस के लिए। शियर स्ट्रेस के लिए क्या होगा? सेम यहां पे सिंपल डेफिनेशन होगी, व्हेन द लोड अप्लाइड ओवर अ मटेरियल व्हेन द लोड अप्लाइड ओवर अ मटेरियल, यहां पे हम कह सकते हैं इज टेंजेंशियल या फिर टेंजेंशियली एक चीज और कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं। पैरेलल से मतलब उसकी जो बॉडी होगी ना मेटेरियल की, यानी कि मेटेरियल के जस्ट पैरेलल होना चाहिए, टच होकर के होना चाहिए, वो जाना चाहिए। व्हेन द लोड अप्लाइड ओवर अ मटेरियल टेंजेंशियली या फिर पैरेलल, देन द स्ट्रेस generated will be shear stress। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, will be shear stress। अब थोड़ा और मैं समझा देता हूं, shear stress को समझा देता हूं। ये मेरे पास एक मटेरियल है, इस मटेरियल में अगर लोड ऐसे लग रहा है, ये मैंने पैरेलल बनाया, ठीक है, ऊपर की सरफेस पे पैरेलल लग रहा है। अब अगर मान लिया इस लोड से कुछ डिफॉर्मेशन भी तो होगा, क्योंकि लोड लग रहा है, तो क्या होगा, ये शेप जो है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ये वाली शेप यहां आ जाएगी और ये यहां आ जाएगी, है ना। तो ये क्या है, ये पैरेलल इसके लग रहा है। अगर मान लिया परपेंडिकुलर लग रहा होता, जैसे अभी हमने परपेंडिकुलर लोड्स की बात की है, मान लो ये परपेंडिकुलर लग रहा है, चलो इसको अलग से बनाता हूं। मान लो अभी मैं अगर परपेंडिकुलर लोड वाली बात करता हूं, कौन सी, नॉर्मल और डायरेक्ट जो है, ये देखो, अगर यहां पे ऐसे लोड लग रहा होता परपेंडिकुलर, तब क्या होता, तब होता ये कि इसकी शेप जो है कुछ इस तरीके से हो जाती है ना, ऐसे इंक्रीज हो जाती बाहर। तो यहां पे क्या है, ये डायरेक्ट लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है, ये यहां पे टेंसाइल है। शियर कैसे लगेगा, पैरेलल लगेगा, सरफेस पे लगेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक, तो हमने ये समझ लिया कि व्हेन द लोड अप्लाइड ओवर अ मटेरियल टेंजेंशियली या फिर पैरेलल, देन द स्ट्रेस जनरेटेड विल बी शियर स्ट्रेस। ठीक, अब शियर स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो लिख लो। ऐसे ही हमारा जो पीछे था उसमें छोटी सी एक लाइन रह गई कि नॉर्मल स्ट्रेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैंने डायग्राम बनवाया था उसमें तो मैंने लिख दिया था, बट डेफिनेशन में रह गया, वो नोट कर लो कि नॉर्मल स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एन। ये इसका क्या होता है, सिंबल होता है, सिग्मा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यहां पे नेक्स्ट जो होगा मेरा, इसमें लिखूंगा मैं शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। ठीक है, ये समझ में आ गई बात। शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टॉ, और नॉर्मल स्ट्रेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा एन से। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसके बाद हमारा और एक कंसेप्ट आया था। देखो अभी हमने बेसिक हमारी जो स्ट्रेस था वो तो अच्छे से कवर कर लिया, नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, अब फिर नॉर्मल में भी जो थे वो भी हमने कवर कर लिए। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पे ना हर एक टॉपिक भी सॉम में एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है। एक बात को समझो, अभी मैं दोबारा बताता हूं। मैंने ये क्या बनाया था, एक मटेरियल बनाया था ऐसे, इस मटेरियल पे मैंने ऐसे लोड लगाया था, तो उस लोड की वजह से कुछ इस तरीके से इस शेप में कोई डिफॉर्मेशन आया। ठीक है, एक मैंने लोड अभी अभी ऐसे लगाया था, यहां ऐसे लगाया था, तो इसकी वजह से कुछ शेप इस तरीके से हो गई थी। आ रहा है याद? तो हमने क्या किया था, यानी कि एक चीज हमें नजर आ रही है कि हर एक लोड की वजह से कुछ डिफरेंट टाइप का उसकी बॉडी में क्या आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंज है ना, यहां पे देखो चेंज क्या है, लेंथ में चेंज है। ऐसे यहां पे किस में चेंज है, यहां पे एंगल में चेंज है। समझ पा रहे हो? यहां किस में चेंज है, यहां पे ये लेंथ में चेंज है। मान लो इसको मैं डेल्टा एल लिख देता हूं, क्योंकि यहां से यहां तक का मैं मान लेता हूं ये एल है, ये डेल्टा एल है।
ये क्या हो जाएगा, एक थीटा हो जाएगा एंगल। तो यानी कि मुझे एक चीज समझ में आ रही है, हर एक लोड की वजह से उसकी बॉडी में किस तरह का चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एक नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन।